हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ें या कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें उसके, या हमको उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हम एक माइंड मैप बनाएंगे जिसके थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। देखिए, होता ये कि जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जाते हो तो आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। वो अलग बात है कि कोई 4 घंटे का, 5 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि हम एक माइंड मैप बना लें कि हमें किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, ये सिविलाइजेशन के किन किन पहलुओं को टच करना है, और उस हिसाब से हम पढ़ें। तो आज हम एक माइंड मैप बनाएंगे और हम अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये किस बुक से, मतलब आपको अगर पढ़ना हो तो कौन से बुक से आप पढ़ें। इसमें RS शर्मा की जो पुरानी वाली NCERT है, और वो मैंने फॉलो की है, जो इसका मैंने आपको रिव्यू भी शेयर किया था। फिर न्यू NCERT जो 6 to 10 तक है, मैंने वो फॉलो की है। ओल्ड NCERT जो 11th 12th की है, मैंने उसके थ्रू इस पूरे नोट्स को बनाया है। ये मेरा बुक लिस्ट है। आप अगर चाहें तो आप इसको चेंज भी कर लें, और आप अगर चाहें तो आप ये दोनों NCERT को छोड़ के सिर्फ RS शर्मा की NCERT फॉलो करें, दैट्स गुड। ओके, तो हम आते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। पहले तो हम सिविलाइजेशन को 4 बड़े पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि इसमें सामाजिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई और सांस्कृतिक व्यवस्था हो गई। क्योंकि अब देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस में इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं से आते हैं, बल और भी चीज़ों से आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका बेस तैयार करती है। तो सामाजिक व्यवस्था जब आपको पढ़नी होगी तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामाजिक व्यवस्था पढ़नी होगी तो आप वहाँ के पशुपालन को पढ़ोगे कि वो लोग किन किन पशुओं का पालन करते थे, किन किन पशुओं के बारे में वो नहीं जानते थे। जैसे मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे कि वो लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। उनकी कृषि कैसी थी, वो लोग क्या उगाते थे, क्या नहीं उगाते थे, क्या खाते थे वो लोग और क्या नहीं खाते थे, या वो उन किस चीज़ का ज़्यादा, वो लोग जो अनाज ज़्यादा उगाएंगे वो व्यापार भी उस चीज़ का ज़्यादा करेंगे। तो कौन सा व्यापार ज़्यादा करते थे? ठीक। अब देखोगे कि फिर उनके बीच संगठन था कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतने साल चली, अगर वो संगठित नहीं होगी तो वो कैसे चलेगी? टूट जाएगी बहुत जल्दी। तो हमें ये चीज़ भी पढ़ना होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो संगठित थी कि नहीं थी। इसके बाद आप देखोगे कि पुरुष और महिला, जैसे पुरुष में आप देखोगे भगवान शिव का जो मिला है लिंग योनि करके, जिसमें एक पुरुष है और उसके आसपास 4-5 जानवर है। तो उन पुरुष देवता के बारे में मिला है, महिला देवी के बारे में मिला है, जिसमें नव से आप देखोगे कि एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, पीपल का वृक्ष की पूजा दिखाई गई है। तो सामाजिक व्यवस्था में आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे। आप लिपि के बारे में पढ़ोगे, मोहर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। बर्तन देखोगे कि ये लोग किस टाइप्स के बर्तन बनाते हैं, इनके बाद वाले लोग, फिर वो लोग किस टाइप्स के बर्तन बनाते हैं। तो बर्तन के बारे में जानेंगे हम, मूर्तियों के बारे में जानेंगे। ये लोग टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाते थे, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 4-5 पॉइंट आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपकी सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। और याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत कुछ नहीं पूछता। अगर आपसे यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसे पूछा जाता है कि आप 5-6 टॉपिक को इंक्लूड करके पूछा जाता है, तो आपको सबके बारे में हिस्ट्री नहीं लिखनी। हर टॉपिक का 2-3 पॉइंट आपको याद होगा तो आपका काम चल जाना है। इसके बाद हम सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस परंपराओं को मतलब फॉलो करते थे। जैसे कि ये लोग मरने के बाद क्या करते थे, जलाते भी थे। बहुत जगह ये लोग मरने के बाद गाड़ते भी थे। यहाँ तक कि ये लोग मानते थे कि मरने के बाद एक और जीवन है, तो इन लोगों ने सामान भी बहुत जगह रखा। तो जैसे बुरजहोम का हमने पढ़ा था, कश्मीर का। फिर ये किस परंपरा को मानते थे, यहाँ तक कि जहाँ तक अभी तक जितने सबूत मिले हैं उसके हिसाब से ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ताबीज़ भी हम देखेंगे कि हाँ, ये लोग ताबीज़ रखते थे। क्योंकि जब आप पूजा करोगे ना, पूजा आप क्यों करते हो? जब आपके मन में डर होता है, और डर को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं आप पूजा के साथ ताबीज़ या ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करने लगते हो अपने लाइफ स्टाइल में। तो ये लोग वो करेंगे। फिर हमने देखा पशु पूजा भी करते हैं ये लोग। ठीक, वृक्ष पूजा भी इन लोगों ने की, क्योंकि बहुत सारे बर्तन पे या पीपल की पूजा का साक्ष्य मिला है। तो ये 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, और आप मेरा वीडियो देखो, फिर जाके क्वेश्चन से देखो कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना, या कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस। आर्थिक व्यवस्था में आप देख लोगे, सबसे पहले शहर को देखो। शहर योजना, मतलब कि ये शहर बनते कैसे हैं, क्योंकि
इंडस वैली अपने शहरों की वजह से जानी जाती है। इतना डेवलप सिटीज़ थे इनके टाइम में कि उसके बाद आप देखोगे सीधे बौद्ध टाइम में इंडिया में दूसरी बार नगरीकरण स्टार्ट हुआ। तो ये शहरों की वजह से जानी जाती है। तो शहरों की विशेषता आपको पढ़ना है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी है। इसके बाद आप कृषि के थ्रू इन लोगों ने कौन कौन सा व्यापार किया, ये हमें पढ़ना है। व्यापार इन्होंने कहाँ कहाँ से किया, किस किस कंट्री से किया, ये भी हमें जानना है। कारीगर और शिल्प, ये कौन कौन सा शिल्प का वो काम करते थे, जैसे कि मनके बनाते थे, घड़े बनाते थे। और व्यापार के बारे में भी हमें देखना, हमें ये भी फोकस करना है कि ये लोग व्यापार किस किस कंट्री से करते थे और किस किस कंट्री से होके जाते थे, ठीक। और किस किस चीज़ का व्यापार करते थे। मापतोल ये लोग जो इस्तेमाल करते थे 16 का गुना, जो आज भी इंडिया में इस्तेमाल होता है। मैंने और ये कहा ना आपको व्यापारिक शहर के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मेंस में भी पूछा जाता है और पीटी में भी पूछा जाता है। इसके बाद आया आपका राजनीतिक जीवन में आप देखोगे इनके कि ये लोग देखोगे कि आप ये लोग बहुत ही संगठित थे। चाहे आप इनका समाज देख लो या शहर देख लो, उतनी बड़ी कॉलोनी कौन बसा सकता था अगर ये लोग संगठित नहीं होते, या कोई इनको कंट्रोल नहीं करता तो कैसे थे। तो माना जाता है कि मुखिया तो थे या राजा थे, कोई ना कोई तो था। कि नहीं था इसके साक्ष्य हालांकि मिले नहीं हैं। और अगर नहीं था तो शहर को नियोजित कौन करता था, और अगर था तो फिर उसके साक्ष्य क्यों नहीं मिले। चाहे आप देखोगे मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अगर पंडित नहीं थे तो स्नानागार किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सा धार्मिक अनुष्ठान होता था कि स्नानागार बनाए गए। फिर आप देखोगे कि स्नानागार तो मिला है लेकिन पंडित का साक्ष्य नहीं मिला, मंदिर नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इन टॉपिक्स के थ्रू आपको समझनी है। ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स था। इसके बाद जो छोटा छोटा पार्ट है उसको समझेंगे। आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है परिचय से। हड़प्पा सभ्यता का परिचय किस एज का था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता था। अच्छा, इसके नामकरण में किस किस लोगों ने क्या क्या कहा है, या इसका नाम हड़प्पा या सिंधु ही क्यों पड़ा, ये चीज़ आपको पूरा इंट्रोडक्शन लेना है कि किस एज का था, इस टाइम में किस टाइप की बर्तनें थी, किस उसने इतिहासकार ने क्या कहा इस सभ्यता के बारे में, ठीक। उसके बाद इसकी उत्पत्ति पे आपको डिस्कस करना है। जब वो आप पढ़ोगे ना कि किस इतिहासकार ने क्या कहा, तो आपका ये उत्पत्ति वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक और चीज़ पढ़ने में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ से क्या मिला। ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलनी है, क्योंकि आप ये नहीं रखोगे तो आपके पीटी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर जो ये सब आपको अलग से नहीं पढ़ना, जब आप अपना पूरा ये बनाओगे नोट्स को कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये दो हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनसे। इसको बाद में समझेंगे। इसके बाद आते हैं, अब आप पूछोगे इसको करंट से कैसे रिलेट करें, लेकिन करना पड़ता है। मान लेते हैं अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया कि अच्छा हम हड़प्पा के इस स्थल पे और काम करेंगे या और काम करना चाहते हैं, या वर्ल्ड के किसी बहुत बड़े इतिहासकार ने उस स्थल के बारे में कुछ लिखा या उस सिविलाइजेशन के बारे में लिखा, तो वो आ जाता है आपके एग्जाम में। जैसे कि यूपीएससी में धोलावीरा के बारे में क्वेश्चन आ गए, क्योंकि धोलावीरा उस साल काफ़ी चर्चा में था। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। करंट में जो भी सिटीज़ आप जैसे करंट कंप्लीट करोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और इस सभ्यता के अंत के बारे में किस इतिहासकार ने क्या कहा। याद रखना, ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है। और ये मेंस का पॉइंट है कि जब नए लोगों का आगमन होता है तो इस सभ्यता पे क्या असर पड़ता है। जब नए लोग आएंगे, वैदिक लोग आएंगे, तो इस सभ्यता पे क्या असर पड़ेगा। कि ये सारे वैदिक हो जाएंगे, या ये लोग हिंदू हो जाएंगे, या ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। रामचरण सर ने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हड़प्पाई कौन थे। ये लोग वैदिक थे, कुछ लोग कहते हैं ये लोग आर्य थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग नागा लोग थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये लोग आदिवासी थे। तो ये इस टॉपिक को भी आपको काफ़ी उस अच्छे से कंप्लीट करना। रहा बात इसका मैप का, तो मैप आपको ऐसे नहीं करना कि आप पूरा दिन रात मैप ही पढ़ रहे हो। नहीं, आपने मान लीजिए यहाँ पे पढ़ा कि अच्छा यहाँ पे वो है कश्मीर है, सॉरी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंधु है, यहाँ से निकलती है सिंधु और यहाँ से जाती हुई पाकिस्तान में चलती है। मान लेते हैं आपने पढ़ा, तो आपको याद रखना, अच्छा यहाँ पे सिंधु है तो ये एरिया कहाँ है, और इस एरिया के आसपास कौन कौन सा एरिया है, और हड़प्पा का कौन सा जगह यहाँ पे पड़ता है। जैसे ये गुजरात हुआ, लोथल यहाँ पे था, तो आपको इतना अच्छा गुजरात में लोथल है, लोथल समुद्र के किनारे था, इसलिए यहाँ पे बंदरगाह था। तो इसे जल्दी याद हो जाएगा, और मैप कहीं ना कहीं आपको मेंस में हेल्प करेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा,
और जो चीज़ समझ में नहीं आया उसके लिए नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।